नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका पुल और मेरे साथ डिम्पी दिल्ली से बने हुए हैं। तो बाजार में कल एक डिप लगा के आज फिर से मौका बना, यानी कल भी जो पोजिशनली लेकर गए होंगे उनके लिए आज का दिन अच्छा रहा, क्योंकि कल एक छोटा करेक्शन आया था, एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी और क्लियरली ये बात हम कह भी रहे थे, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इतने चलने के बाजार 1700-1800 पॉइंट इंडेक्स में चलने के बाद एक छोटा सा ब्रीदर बाजार का बनता है कल, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, इसलिए वहां पर थोड़े से आपको बैंक्स, हालांकि बैंक्स में बड़े बैंक से स्ट्रेंथ दिख रही थी, हैवीवेट्स वीक नहीं हुए थे। आज हम सुबह भी बात कर रहे थे, रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, इंडेक्स के हैवीवेट वीक नहीं हुए। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अबाउट आपको पीएसयू स्पेस में जरूर दिखा, मिड कैप स्मॉल कैप में दिखा। मिड कैप तो इनफैक्ट अपने अपर बैंड से लगभग 1200-1300 पॉइंट्स कल गिरा था, लेकिन आज आप सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स देख रहे हैं। आज वही मिड कैप इंडेक्स अपने निचले स्तरों से लगभग 1000 पॉइंट रिकवर हुआ है और इनफैक्ट 20 डीएमए के ऊपर आप सुबह से ही जब इसे देख रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप, उसके बाद रिकवरी जहां शुरू हुई और उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही हरे निशान में भी दिन के वक्त सुबह के ट्रेड में ही पहले फर्स्ट आवर में ही आते हैं और उसके बाद निफ्टी को भी बल मिला। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस दोनों में कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, दोनों में स्ट्रेंथ देखने को मिली और आप इस वक्त 21,200 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल का जो एक डिप था वो शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और इसमें कई सारे पीएसयू बैंक्स जो कल नीचे गिरे भी थे उनमें मूव भी आई है। बैंक्स में हालांकि थोड़ा सा स्प्लिट है, अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, एचडीएफसी बैंक को आप छोड़ दे तो दूसरे बैंक्स में आपको थोड़ी वीकनेस जरूर दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स को आप देखें, वहां पर आपको 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक हो, इनमें आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बंधन, आरबीएल काफी चल चुके हैं, आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन उसके अलावा आप देखें प्राइवेट पब्लिक बैंक्स में एसबीआई जैसे बैंक में अच्छी मूव है, कोटक बैंक में मूव है और एचडीएफसी बैंक तो कल भी वीक नहीं हुआ था और आज सुबह भी वीकनेस के साइन नहीं थे। तो इन हैवी वेट्स की वजह से ही आपने फिर से निफ्टी को ऊपर आते हुए भी देखा और जो एक डिप सा लगा कई सारे कुछ पीएसयू स्टॉक्स में, उनमें पीएसयू मेटल्स में एटलीस्ट आप अच्छे ट्रेड्स निकल के आकर देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान कॉपर को आप देखें, सेल जैसे स्टॉक्स को आप देखें, एल्यूमिनियम काउंटर्स में इस पूरे हफ्ते में मूव थी और आप देखें आज 1.5% की तेजी के साथ आपको इस वक्त मेटल इंडेक्स काम करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो अब क्या इंडेक्स पर लेवल्स देखने चाहिए? री इनिशिएट लॉन्ग्स जो अब तक जिन्होंने कल का डिप को या आज का भी डिप का मौका मिला उसको अगर बाय नहीं किया है तो यहां से अब कहां मौका बनता है और कितने अपसाइड के लिए मौका बनता है, एक बार डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, अब लेवल्स कौन से वॉच आउट करने चाहिए कंसिडरिंग कि अब हम ये लास्ट वीक ऑफ द मंथ, लास्ट वीक ऑफ द ईयर में होंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी के बाद अब आपके पास एक ही हफ्ते की एक्सपायरी रह गई है। हाँ देखिए, आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, हालांकि बड़ी एक्सपायरी तो अगले हफ्ते जाके होगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मंडे की छुट्टी है तो आपका ट्रेडिंग डेज कम हो रहे हैं, तो ये पॉइंट भी है नोटिस करने वाला। दूसरा, आज सुबह हमने ये बात आपके सामने रखी भी थी कि 21,000 एक बेहतर तरीका होगा लेने का। आप 20,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा और जितना हो सके आप थोड़ा बहुत पोजीशंस के अंदर डाल लीजिए। मार्केट आज में काफ़ी हद तक सिग्नल दे देगा और सुबह से ही वो सिग्नल दे रहा है। सुबह एचडीएफसी, रिलायंस ने दोनों ने ही कमान संभाल ली थी, तो ये तो तय ही हो गया था कि बाजार ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, इंडेक्स अच्छे से मैनेज हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम इस चीज़ की चल रही थी कि रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। रिकवरी धीरे धीरे करके मार्केट्स के अंदर लौट के आई और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। पहले निफ्टी चला, उसके बाद बैंक निफ्टी चला, दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई है। अगर आप फ्यूचर्स की प्लेट दिखा पाएँ तो आपको दोनों में क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब कल जिन्होंने मंदी खोली है उनको 24 घंटे लगे सिर्फ अपने सौदों को कवर करने में। ओपन इंटरेस्ट अभी भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। और विक्स वॉलेटिलिटी एक बार ज़रा सामने दिखाइएगा, वो 2.5% टूटा है जब बाजार की, जबकि अच्छी रिकवरी है 250 पॉइंट की। तो आप ये बात मान के चलिए कि वॉलेटिलिटी आगे भी रहेगी और ये एक्सट्रीम होगी, यानी कि अब आप फील करते हो वॉलेटिलिटी पहले भी थी, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब आप खुद ही बता रहे थे ये 25 पॉइंट चल रहा है, ये 125 पॉइंट निफ्टी चलता है, इसका हाई और इसका लो तो 125 पॉइंट का है। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 125 पॉइंट का हाई लो है, अब आप बोलोगे 300 पॉइंट का हाई लो है। तो ये एक चेंज होता है जो आपको विक्स के अंदर से क्लियर पता लगता है। फियर नहीं है, बट वॉलेटिलिटी आगे भी रहेगी। दूसरा एक पॉइंट मैं सिर्फ आपको क्लियर कर दूं कि जब बड़े शेयर सामने निकल के आते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग थोड़ा बढ़ेगा। ऑलरेडी हम 64%, 65% के आसपास हैं।
मेरे पास ना रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप इंजॉय कीजिए, मैं आपके इंजॉयमेंट में खलल नहीं डालूंगा, लेकिन मैं वो जो बात बोलूंगा वो सच बात बोलूंगा। और सच बात यह है कि एफआईज के पास ना रूम कम रह गया अपनी पोजीशंस को बढ़ाने का। 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 7%, 8%। और 8% में अगर ये नहीं बढ़ा पाए और बाजार अगर नहीं चलाना, तो अपने पुराने रेजिस्टेंस को हिट करके वापस नीचे आएगा। तो आज आप इंजॉय करो इस पुल बैक को, लेकिन इस पुल बैक में परमानेंट तेजी में जा रहे हो ऐसा भी फील मत करो जब तक आपके पुराने हाईज नहीं ब्रेक होते। अब मेरे साथ मेहमानों का पूरा एक जमघट लग रहा है, मैं उन्हीं मेहमानों के पास जाऊंगा, ज़्यादा समय मैं लूँगा भी नहीं। अक्षय पी भागवत हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ रही हैं, साथ ही आशीष कपूर सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल एक व्यू पॉइंट देने के लिए। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आशीष सर, थैंक यू वेरी मच, आप जब टाइम निकालते हैं। और कोइंसिडेंटली मतलब ये भाग्यवश ही आप ऐसा सोचो कि जिस दिन में मार्केट के अंदर ज़्यादा उथल पुथल हो रही होती है उस दिन आपकी हमको इंटेलिजेंस का सुख मिल जाता, फ़ायदा मिलता है। आशीष सर, ये बात तय है कि बाज़ार ऊपर नीचे करेगा, ये बात भी तय है कि बाज़ार के अंदर चर्निंग होगी। मेरे को सिर्फ आपसे थोड़ा आइडिया ये लेना है, इस समय किसके साथ टिके रहें और किसको बोल दें टाटा बाय बाय। देखो मेरे मुताबिक किसके साथ टिके रहे आपको, देखो मार्केट जैसे आपने ठीक बताया, मेरे मुताबिक मार्केट बहुत ज्यादा चला है पिछले एक महीने में। एक काफी जो जो भी पॉजिटिव आप सोच सकते हैं वो ऑलरेडी काफी हद तक प्राइसेस में है। स्टेबल गवर्नमेंट, यूएस फेड के ईजिंग। तो अब दूसरी बात ये भी है सच की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है मार्केट्स में, और लिक्विडिटी कहीं जाने नहीं वाली। डोमेस्टिक लिक्विडिटी बात कर रहा हूँ मैं। जो एसआईपी इनफ्लोज हैं वो बल्कि इंक्रीज ही होंगे आगे चल के। तो मेरे मुताबिक मार्केट क्योंकि बहुत चल चुका है, इसलिए अपसाइड एक तरह से लिमिटेड होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर करके चल रहे हैं, पॉजिटिव फैक्टर करके चल रहे हैं। तो नीचे नहीं ज्यादा आ सकता क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। रेंज बाउंड मार्केट रहेगी मेरे मुताबिक। बेस्ट केस ये है कि रेंज बाउंड रहेगी, बट इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसलिए मार्केट को छोड़ना नहीं है, पर थोड़ी लिक्विडिटी रखनी है, ताकि जब भी कोई जैसे कल हुआ था ऐसे कोई भी सेलिंग प्रेशर आएगा, और आगे चल के भी आएंगे, कोई ना कोई बैड न्यूज आएगी, कोई ना कोई ऐसा कुछ झटके आएंगे, तो वहां पे आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जो बहुत इजी मनी थी जो कि इंडेक्स मूवमेंट के साथ आनी थी, वो एक तरह से हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक चलना पड़ेगा। बट ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, और अपॉर्चुनिटीज पैसे बनाने की भी काफी रहेंगी, क्योंकि मनी फ्लो बहुत अच्छा है, और लिस्टिंग्स बहुत नई आ रही हैं, बहुत अच्छा आईपीओ मार्केट है। तो यूनिवर्स जो स्टॉक्स का है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं मार्केट में, सिर्फ ये है कि थोड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो आसान पैसा था वो एक बन चुका है, बट अब यहाँ से थोड़ा केयरफुल चलना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, या किसी की मदद लेनी पड़ेगी कि आइडिया जो आप चुन रहे हैं वो थोड़े से अच्छे हों, तो अभी भी पैसे बनेंगे। और मेरे मुताबिक बुल मार्केट तो चलेगा ही चलेगा, सिर्फ क्योंकि बहुत तेजी से रन अप हुआ है, थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है इस समय, ये आशीष सर आपको बता रहे हैं। और चर्निंग होगी, मार्केट अपना मोमेंटम दिखाएगा। पुराना रेजिस्टेंस अभी टूटा नहीं है, वो भी टिका हुआ है। तो कल अगर आप टूटे 300 पॉइंट, तो आज की रिकवरी 108 पॉइंट की, अभी 200 पॉइंट और ऊपर तक रेजिस्टेंस भी है। ये मैं बार बार आपको इसलिए चीज़ बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सावधान रहें। वो दिन थोड़े से गुम होते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आंख बंद कीजिए और कुछ भी चल जाएगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल होगा। सामने चुनाव है, एफआईएस की होल्डिंग भी भरी हुई है सिस्टम में। और एक और बात, एफआईएस के अलावा ना काफ़ी सारे लोग डीआईएस को भी गिनते हैं, मैं उनकी भी लॉन्ग पोजीशंस बता देता हूँ। 60% वो भी लॉन्ग करके बैठे हैं, और हिस्टोरिकली वो भी 70% से ऊपर जाते नहीं हैं। तो उनका 70%, एफआईएस का मैक्स टू मैक्स 80% होता है। चुनावी साल है तो 75 तक ही जाएंगे या 70 तक ही जाएंगे, तो थोड़ा कैलकुलेशन बिठा के चलना। ध्वनि पटेल, अक्षय भी भागवत है। ध्वनि, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप अपने ट्रेड से शुरू कीजिए, आपके सौदे कौन से हैं?
डिम्पी और बाकी सबको भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से 2 ट्रेड्स है आज। सबसे पहली स्टॉक पिक जो मैंने करी है वो मेट्रोपोलिस की है। मेट्रोपोलिस में आज के मूव के बाद हमें डेली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है कि एक रिवर्सल यहाँ पे बन रहा है। मोमेंटम भी जो है वो पार्टिसिपेशन यहाँ पे काफी अच्छा बन रहा है। करंट लेवल से आप इसको बाय कीजिए, 1800 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कीजिए। नीचे जो आपको स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करना है तो आप नीचे की तरफ में इसके अंदर 1660 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। पोजिशनली अगर बात करते हैं तो स्टॉक 1800 क्रॉस करने के बाद अपने 2022 के जो हाइज बनाए थे उनको भी क्रॉस करेगा, बट अभी फिलहाल हम 1800 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करेंगे। दूसरा स्टॉक जो मैंने यहाँ पे पिक करा है वो बजाज फाइनेंस का है। इसके अंदर मेरी सेल की रिकमेंडेशन आती है। स्टॉक यहाँ पे एक्सर्शन जो है वो दिखा रहा है। इसके डेली चार्ट्स पे अगर हम देख रहे हैं तो इसने प्रीवियस जो एक गैप यहाँ पे बनाया था वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है और वहां से नीचे की तरफ हम फिसल रहे हैं। तो करंट लेवल से आप बजाज फाइनेंस को सेल कीजिए। टारगेट जो है वो 7175 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको रखना है यहाँ पे वो 7430 का। फाइनेंस को आप सेल कर रही हैं। बजाज फाइनेंस चल भी नहीं रहा है काफ़ी दिनों से। इनफैक्ट थोड़ा सा एनबीएफसीज पर एक प्रेशर जो है एआईएफ पर भी, लेकिन हालांकि ये ट्रिगर नहीं है, लेकिन बजाज फाइनेंस के अपने रीजंस भी है जिसकी वजह से कई दिनों से एक रेंज बाउंड मूव में है और अब फर्दर शॉर्टिंग के सिग्नल्स भी इस पर दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरे गेस्ट से भी समझ लेते हैं। अक्षय भागवत भी हमारे साथ, उनके साथ भी समझ लेते हैं कि वो ट्रेडिंग आइडियाज। अक्षय, क्लियरली जो स्ट्रॉन्ग मिड कैप्स थे वो फास्टर रिकवर भी हुए हैं कल से लेकर आज तक के डिप में। आपने कौन से स्टॉक्स फिगर आउट किए हैं? प्रियंका जी, सभी को गुड आफ्टरनून। मेरे दो स्टॉक मैंने चुने हैं। एक है बैंकिंग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग में देखिए आप वापस मोमेंटम लौट के आ रहा है। पीएसयू बैंक्स का थीम अभी भी चल रहा है। मार्केट ब्रेड्थ भी स्ट्रांग है और मेरा मानना है कि ब्रॉडली मार्केट आपको वापस सरप्राइज कर देगा और रिसेंट जो ऑल टाइम हाई लगा था कल परसों वो वापस जल्दी आपको दिख सकते हैं। तो 21,000 का बेस बन चुका है निफ्टी में। बैंकिंग का भी मैं सिमिलर सेटअप लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका मैंने जिक्र किया, बहुत ही पावरफुल टेक्निकल सेटअप है। डेरिवेटिव्स में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन है। आज का जो गैप डाउन खुला था उसमें आपको री एंट्री का मौका मिला था जो 630 का ब्रेकआउट जोन था। तो वापस मैं इसका टारगेट बना के चल रहा हूँ जल्दी 660 प्लस 667 का आप टारगेट बनाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टॉप लॉस बनाइए 624 का। दूसरा ट्रेड रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। थोड़ा डिफेंसिव चुन रहा हूं मैं क्योंकि थोड़ा वोलाटाइल रह सकता है बाजार, पर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखें तो खराब मार्केट में भी ये बहुत ही स्ट्रेंथ कल दिखाए उसने। आज भी कल का हाई उसने आज ब्रेक करा है, तो एक पॉजिटिव सेटअप है। ज्यादा चला हुआ स्टॉक नहीं है और ये महीने में मुझे लगता है कि दिसंबर एंड तक बहुत ही अच्छा मूव कर जाएगा। तो आप बाय करें हिंदुस्तान यूनिलीवर। टारगेट बनाइए 2618 की और स्टॉप लॉस बनाइए 2554 की। कंजम्पशन में तो आपको अच्छी बाइक दिख रही है और मोमेंटम सस्टेन भी है क्योंकि ये लगा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मूव क्या डाबर मैरिको जैसे स्टॉक्स में आ सकती है, ये भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी कुछ देर पहले जो आशीष एक पॉइंट बता रहे थे कि जो बड़ी लिक्विडिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल्स जो भी रीजन दे रहे हो लिक्विडिटी और स्पेशली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से, फंड से, जो फंड हाउसेस से, म्यूचुअल फंड से, रिटेल का जो पैसा है, ये कुछ ग्राफिक्स में हम देख रहे हैं कि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अगर डिप आता भी है तो इस वक्त डीआईएस एक अच्छा क्वेश्चन दे सकते हैं। और कल की भी दिन अगर आपको एफआईएस का कोई बहुत बड़ा सेल नंबर नहीं था लेकिन डीआईएस का एक बड़ा बाय नंबर जरूर था। और आप अब भी देखें तो डीआईएस के पास जो ये हालांकि ये सोर्स बेस कोटक के कुछ इंटरसेप्ट्स हैं, कैश का लेवल लगभग 4.5% अब भी कैश पर डीआईएस बैठे हुए हैं और ये सारा पैसा भी ऐसे मौकों पर ही डिप्लॉय ज़्यादा होता है। तो ये क्लियरली ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है, इस बीच में आपको मौके ऐसे ढूंढने होंगे क्वालिटी स्टॉक्स के जो अभी आशीष भी कह रहे थे कि अर्निंग ग्रोथ ड्राइव करेगा। क्या आशीष से समझता है? आशीष, ऑफकोर्स अब स्टॉक पिकिंग यहाँ से थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो सकती है, सिलेक्टिव होना होगा, आपको अपना होमवर्क और स्टडी करना होगा। अर्निंग्स ग्रोथ, यहाँ जहाँ अर्निंग का एक कंफर्ट रहेगा वहां पर एटलीस्ट आपको 12 से 15% की ग्रोथ तो फॉर श्योर दिखेगी ऐसी। और हम कंफर्ट देख भी रहे हैं, निफ्टी के कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जहां अर्निंग्स कैचअप भी कर रही हैं उस रैली में। लेकिन अब भी कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी के जहां आपको रिलेटिवली कंफर्ट दिखता है, जहां अच्छा गैप है, जहां इस वक्त इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए? देखो, मेरे मुताबिक जो पावर सेक्टर का हुआ है चेंज, वो अभी भी पूरा प्राइस्ड इन नहीं है। मेरे मुताबिक डेफिनेटली आरईसी, पीएफसी, आईआरईडीए जैसे स्टॉक्स बहुत चल गए हैं, बट अगर आप थोड़ा सा इसमें से और डीप जाएंगे तो ऐसे काफी पावर कंपनीज हैं जहाँ पे कि अभी भी बहुत दम काफी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सीएससी
जो हमने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया था, जिसमें हमने बाइंग भी इम्प्लीमेंट की थी। ऐसे बहुत आपको पावर सेक्टर में भी आइडियाज मिलेंगे, पावर इक्विपमेंट, पावर प्रोड्यूसर्स, पावर फाइनेंसियर्स के आइडियाज मिलेंगे। दूसरा, मेरे मुताबिक जो डिफेंस सेक्टर का है टर्न अराउंड, वो भी बहुत रियल है। हालांकि इसमें भी स्टॉक शायद चले हुए हैं, बट अगर आप इसमें भी वॉच करते रहें तो कहीं ना कहीं अगर आपको करेक्शन में BEL, HAL, सोलार इंडस्ट्रीज, मेजागाउंट, डॉक जैसे स्टॉक्स मिलते हैं कभी करेक्शन में, तो उनमें भी जरूर आप नजर रखिए। इसके थर्ड जो ग्रोथ टर्नअराउंड एरिया है वो है रेलवेज का, वो कि डेफिनेट चेंज हुआ है फ्रॉम पहले टाइम से। उसमें IRCTC एक तरह से मेरा फेवरेट है क्योंकि एसेट लाइट है, बट इसके अलावा जो बाकी स्टॉक्स है उस पर भी हम नजर रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक जनरल एक ऐसी थीम है, क्योंकि अब क्या हुआ है, हमने देखा है कि हर जगह बिजली पहुंच गई है, हर जगह सड़कें पहुंच गई हैं, तो वो उस पे जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स आ रहे हैं वो हम आगे जाकर और विजिबल होंगे। तो कंपनी स्टार्टिंग विद L&T डाउन, जो भी कंस्ट्रक्शन इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उन पे भी आप नजर रख सकते हैं, उनमें भी आपको अच्छे स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी। द आइडिया रियली इज कि स्टॉक्स का आप देख के रखिए जहां जहां ग्रोथ है, जहां अभी भी इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, और जो भी बैड डे आता है जैसे कल आया था, और मेरे मुताबिक आगे भी आएंगे, क्योंकि अब कई वॉलेटाइल टाइम्स आ रहे हैं आगे, क्योंकि इलेक्शंस भी जैसे हमें ठीक बताया आ रहे हैं, प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहेगी। तो वो आप आइडेंटिफाई कर रखें, जब भी खराब दिन आता है तो उसमें अपनी बाइंग लिस्ट इमीडिएटली प्रेस करें और उसमें खरीदारी का मौके ढूंढें। इसके अलावा मैं चाहूँगा जनरल जो मार्केट है इसमें भी आपके बहुत अच्छे स्टॉक्स आपको बैंकिंग सेक्टर में, अगेन PSU का जो बैंकिंग थीम है अभी भी मेरे मुताबिक और दम है इसमें, तो उसमें भी आप अच्छे स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जनरली आप देखो तो जो जो चीजें यहाँ पे बहुत चल रही हैं, चाहे वो कंजम्पशन लिंक्ड हो या आपकी ये जो ऑटो से लिंक्ड स्टोरीज हैं, ऑटो एक्सेसरीज हैं, इनमें भी बहुत अच्छे शानदार स्टॉक्स हैं जो कि आपको कभी करेक्शन के टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो स्टॉक आप ले वो उसमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी बाइंग ना होगी, ओवर प्राइस ना हो, ओवर ओन ना हो, और उसमें अभी दम हो, आगे अर्निंग्स ग्रोथ का दम हो, और फिर वेट करिए, जब भी खराब दिन आता है उस टाइम आपको बड़े अच्छे रेट्स मिलेंगे इसमें एंट्री करने के। इनके लिए प्रिपेयर करके रखो अपने आप को, और जैसे जैसे मिलते रहेंगे आपको उसका रिवॉर्ड अगले दिन मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। खुश बोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऑलरेडी वापस से 48,000 के ऊपर आ गए। ये ना डिस्काउंट पे थे कल तक 100 रुपये का, और हमने सुबह बताया था कि 100 रुपये तो आपको फ्री में मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि डिस्काउंट है। अब ये 220 पॉइंट के प्रीमियम पे है, यानी कि एक्चुअली आपकी कमाई 320 पॉइंट की हुई है। ये जो 220 पॉइंट का प्रीमियम है, इस पर 320 पॉइंट का प्रीमियम मान लो, 100 तो डिस्काउंट में चले गए। खैर, जब इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक बार ऑप्शंस का ट्रेड भी पता कर लेते हैं खुशबोरा से। खुशबोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगाइए खुशी जी को फ़ोन और जुड़िए उनको। खुश सर, नमस्ते। आज बढ़िया रहा सुबह का सेशन, आपसे डिस्कशन और आपकी गाइडेंस से हमको काफ़ी हेल्प मिली, और सुबह आपने गाइड भी किया। आप भी कह रहे थे कि 21,000 बचा लेगा, बच गया सर। 100-150 पॉइंट लोगों ने और कमाए भी इसमें से। अब मेरे को जरा ऑप्शंस का ट्रेड आप बता दीजिए। डिम्पी, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। मैं सबसे पहले आपको भी यही बधाई देना चाहता था कि हमारा ही कॉन्वर्सेशन था जहां हम डिस्कस कर रहे थे कि 21,000 का जो सपोर्ट जोन है वो होल्ड होता हुआ नजर आएगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, जिस तरह से पोजीशंस हैं, और वो जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आई होप फायदेमंद साबित हुआ हो। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। आज का जो मेरा ऑप्शन ट्रेड है वो है दीपक नाइट्राइट पे। यहाँ पे 2300 का जो कॉल ऑप्शन है ये बाय करना है करीब 45 रुपीज के आसपास। 65 और 85 का टारगेट है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस। अब टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से 12,000 का प्रॉफिट पोटेंशियल और 6,000 का लॉस पोटेंशियल। इस पेस में ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रैक्शन है। कल की डिप के बाद ये जो एंट्री लेवल है ये और अट्रैक्टिव हो गया है। तो दीपक नाइट्राइट 2300 का कॉल ऑप्शन, ये हमारा आज का ऑप्शंस के चैंपियन का सजेशन रहेगा। ठीक है सर, डन। दीपक नाइट्रेट, और वैसे भी थोड़ा नीच सेगमेंट में आना भी चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्निंग का पार्ट है, उसमें केमिकल्स फिट बैठते हैं, और आप उसी में से एक ढूंढ के लेके आए हैं शेयर्स दीपक नाइट्रेट। 2300 वाली कॉल की स्ट्राइक है,
और 45 रुपये में मिलेगी। जस्ट डबल का टारगेट है, आप मोटा मोटी 85 तक का, 25 का स्टॉप लॉस है, 20 रुपये जाएंगे, 40 रुपये आने के पूरे चांसेस आपके यहाँ पे लग रहे हैं। इसलिए 12,000 और 6,000 आपको मुनाफा और नुकसान भी दिख रहा होगा। ठीक है खुश सर, बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने फिर से हमको अच्छे से गाइड किया। उम्मीद करते हैं इसका बेनिफिट भी अच्छे से हमको वापस से मिलेगा। आगे बढ़े, एक शेयर जरा, अच्छा एक पिछला मैं आपको इंडिया विक्स भी दिखा देता हूँ और एक बार साथ ही साथ आपको मैं एडवांस डिक्लाइन भी दिखाऊंगा। ये 10 में से 9 शेयर इसलिए नुकसान उठाते हैं ताकि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, इसलिए बार बार हमको F&O में दिखाना पड़ता है। F&O ना बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन उसके अंदर अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। एक काम करें, एडवांस डिक्लाइन और विक्स के हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले शरद को अपने साथ जोड़ लें, काफ़ी देर से रुके हुए हैं, वो कनेक्ट होना चाहते हैं हमारे साथ और वो बताएंगे कि डेयरी शेयरों में आज अच्छी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, ट्रिगर्स क्या हैं। शरद गुड आफ्टरनून, बताएं डेयरी स्टॉक्स के बारे में, और काफ़ी देर से खड़े थे इसके लिए थोड़ा माफ़ी भी, बताएं शरद प्लीज़। जी बिल्कुल, डेयरी स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिली है आज और वॉल्यूम्स में भी एक अच्छी मोमेंटम आई है। स्पेशली अगर आप पराग मिल्क या हेरिटेज फूड्स वाले स्टॉक्स में देखें तो देखा जाए तो जो न्यूज़ फ्लो आई है वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी जो मिल्क प्रोड्यूसर जो है उनको मिलने वाली, अगर वो सप्लाई करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। करंटली जो प्राइसिंग है वो लगभग 29 रुपीज़ प्रति लीटर पे है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिस्टेड प्लेयर्स में, और यहाँ पे देखा जाए तो एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अगर वो प्रोक्योर करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उनके प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हो जाएंगे, और जब ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम होता है तब उनके ऑपरेशनल मार्जिन्स में बेनिफिट देखने मिल सकता है। और याद रखिए जो 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर है डेयरी मिल्क के लिए जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर माना भी जाता है, और करेंटली हमारे चैनल चेक से पता चल रहा है कि वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन के कारण जो है डिमांड में अभी भी स्ट्रेंथ है। और हमें पता है पिछले 1 साल में 1 या 2 इंपॉर्टेंट प्राइस हाइक्स भी जो है बड़े बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लिए हैं। इसके अलावा अगर एक्सपोजर की बात करें डेयरी स्टॉक्स में तो जो बड़े अहम डेयरी स्टॉक्स है सबके डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन अगर प्रोक्योरमेंट की बात करें तो दोडला डेयरी और हात्सू नागरो का प्रोक्योरमेंट भी है, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो पराग मिल्क का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर साल 2023 के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिले हैं आपके डेयरी स्टॉक्स में। पराग मिल्क फूड में 132% रिटर्न्स मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें दोडला डेयरी और हेरिटेज फूड्स की तो यहाँ पे भी निवेशकों को 35 से लेकर 65% तक का रिटर्न्स देखने मिला है। शरद, ये सारी रिसर्च लेके आने के लिए ऑफ कोर्स पराग मिल्क इसमें बड़े इन्वेस्टर भी हैं और तभी से हम इस स्टॉक को कई बार बात कर भी चुके हैं स्वदेश के व्यूअर्स के लिए। और ये जो सब्सिडी दी है इससे ऑफ कोर्स महाराष्ट्र प्रोड्यूसर्स, पुणे में पराग मिल्क का इनफैक्ट प्लांट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर लेकर आने के लिए, सारा स्टैट्स और रिसर्च लेकर आने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे तो इन्हीं स्टॉक्स में से, इसी स्पेस से कौन सी राय, कौन से स्टॉक्स आपको यहाँ से होल्ड करके रखने हैं, इस पर राय होगी, कहीं मजा आएगा। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब चलिए कुछ स्टॉक्स की चाल की बात करते हैं। हिंद कॉपर, आज एक बड़ी तेजी हिंद कॉपर में, इनफैक्ट मेटल स्टॉक से कई सारे स्टॉक्स में तेजी, पर हिंद कॉपर में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कॉपर प्राइसेस लगातार 2019 से हम देख रहे हैं वो गिर रहे हैं और कहीं ना कहीं शॉर्टेज की भी बात हो रही है। अब ये बड़े प्राइस हाइक्स आगे आने वाले समय में आने को देखने को मिल सकता है। क्या ये एक बज़ है जिसकी वजह से आप हिंद कॉपर में भी आज 11% की मूव देख रहे हैं? पर अब ये सस्टेन कितनी होगी? लगातार सरकारी कंपनियां, माइनिंग और मेटल से जुड़ी हुई कंपनियां वो एक फ्लेवर में हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक और ग्लोबल ट्रिगर भी आ जाता है, तो यहाँ से कितनी बड़ी और मूव पॉसिबल है? हिंदुस्तान कॉपर को इस वक्त अगर एक होल्ड करके रखते हैं ध्वनि, तो किस लेवल के लिए, किन ऊपर के किन टारगेट्स के लिए आप इस पे होल्ड की सलाह देंगी? अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे स्टॉक को अगर हम बात करते हैं तो नीचे की तरफ जो 140 का इसे सपोर्ट लेवल बनाया था, वहां से एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो स्टॉक कॉन्स्टेंटली उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वहां से अपवर्ड मूव दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 230 का रहेगा, क्योंकि ऑप्शन डेटा सजेस्ट करता है कि वहां पे कॉल ऑप्शन की राइटिंग हो रखी है। तो फर्स्ट टारगेट 230 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मेंटेन करना रहेगा वो 206 से 208 का लेवल जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं तब तक इसके अंदर तेजी बनी रहेगी। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर एक बड़ी तेजी बनी रहेगी, इसलिए इसे होल्ड करके रखे। 217 के लेवल पर फिलहाल है, आज 11% की तेजी है। लेकिन एक स्पेस जो अभी हमें शरद बता के गए वो थे डेयरी काउंटर्स, मिल्क काउंटर्स, और उनमें आज जो मूव है, क्या ये मूव सस्टेन हो सकती हैं? इन्हें आगे भी होल्ड करना चाहिए। पराग स्टॉक्स, पराग मिल्क जैसे स्टॉक्स जिन्होंने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 6-8 महीनों में, और आप देखें तो पूरा
आज तो खैर न्यूज का एक बज़ है अक्षय, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंथ जिस स्पेस में, जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा दिखती हो, जो यहाँ से होल्ड का कैंडिडेट हो आपके लिए? जी, पराग मिल्क फूड्स, ये 239 है और इसमें मेरे हिसाब से अच्छा पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, पर यहाँ पे जो है थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड है, क्योंकि अगर आप वीक ऑन वीक तेजी देखे तो ऑलमोस्ट 6 हफ्ता चल गया है, स्टॉक वन वे चला है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज बन सकता है, कोई वीक नहीं है स्टॉक, तो आपको होल्ड करके रखना है अगर आपके पास है तो। मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ 275 फिलहाल। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए 260 जो रिसेंट स्विंग हाई था वो रिटेस्ट हो सकता है। तो अब 229 का स्टॉप बनाइए और 260 तक टारगेट बनाइए अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है। थोड़ा पोजिशनल व्यू मेरा 275 तक इसमें होल्ड करने का रहेगा। ओके, ठीक है, पराग मिल्क पर आपकी यहाँ एक राय रहेगी। ठीक है, बढ़ते आगे और अब समझ लेते हैं शरद के पास कौन से स्टॉक में उनके पास खबर गर्म है। शरद बताएं, कौन सा खास स्टॉक है आज आपके पास? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है सोलर इंडस्ट्रीज़, और हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि कंपनी को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सस्पेंशन ऑर्डर दिया है उनके 4 बिल्डिंग्स को लेके, जहां पे जो है सेफ्टी नॉर्म वायलेशंस हुए हैं। अब याद रखिए, यहां पे जो है दिसंबर 17 को एक आग लगी थी और उसके कारण जो है उनके 2 या 3 बिल्डिंग्स में इम्पैक्ट आया था। तो यहाँ पे एक टाइप का सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिला है, और ये जो सस्पेंशन ऑर्डर है ये मिला है कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव नागपुर के सेगमेंट से। हमने जो है यही बात कंपनी को रखी और कंपनी का जवाब आया कि यहाँ पे उनको जो लाइसेंस का इम्पैक्ट है वो 4 बिल्डिंग्स को लगा, और इनके जो टोटल बिल्डिंग्स है वो 192 बिल्डिंग्स हैं। ओवरऑल जो है कंपनी जो है कंपनसेटरी मेजर्स भी देने वाली है, जहाँ पे कैजुअलिटीज़ या लाइफ की जो है लॉस देखने मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है सोलर इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सोलर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग आपको एक खबर बता दी गई है, इस खबर पे हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। अभी तो फिलहाल कोई बड़ा एक्शन तो नहीं है, ना ही वॉल्यूम का ना ही प्राइस एक्शन का, ज़रूर इस पे हम आगे नोटिस करवाएंगे ज़रूर आपको। एक और शेयर है आइडिया दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप फ्यूचर्स का दिखा पाएँ वो भी दिखा दीजिए, तो कैश में भी दिखा सकते हैं, वो भी चल जाएगा। अक्षय पी भागवत, मैं इसको अगर 1 क्वार्टर के लिए रखना चाहता हूँ। सुबह भी मैं इसको डिस्कस कर रहा था, मैंने किसी मेहमान से पूछा भी, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने किससे पूछा था, उन्होंने भी कहा आप इसको रख सकते हो। इसमें कॉर्पोरेट एक अनाउंसमेंट आनी है, वो कभी भी आ सकती है, हालांकि उसके लिए थोड़ी पॉजिटिव ही रह सकती है, वो कब आएगी मेरे को भी नहीं मालूम। तो एक बार ज़रा आप मेरे को देख के बताइए, मैं इसको रख सकता हूँ ना 3.65 पे, आज 4% ऊपर हुआ है। जी बिल्कुल डिम्पी जी, अगर एक क्वार्टर वाली बात है तो जो चार्ट सेटअप है ये अच्छा पॉजिटिव सेटअप है। अगर आप इसका ओवरऑल जो ब्रॉडर एक्शन देखें तो एक 8 से 10 रुपए का बेस बना के स्टॉक धीरे धीरे ऊपर लॉन्च होने की कोशिश में है। आपको मोमेंटम यहाँ से दिखेगा जब स्टॉक 15 या 16 रुपए, ये 16 का जो जोन है वो 15 से 16 ये बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। जैसे ये पार कर जाए तो आपको बहुत स्ट्रांग मोमेंटम अपटिक मिलेगा। ये मोमेंटम के लिए आपको बने रहना चाहिए। फिलहाल ट्रेडिंग में 15.5 16 ब्रेकआउट कर जाएगा तो आपको ये टारगेट 25 तक दिख सकते हैं। तो आपका जो एक क्वार्टर का 3 महीने का जो नजरिया है उसमें आप 25 का टारगेट बना के चले, सपोर्ट बनेगा 10 का, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 25 रुपये का मतलब आप कह रहे हैं, सर समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप 25 रुपये मतलब शेयर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। 80,000 का इसका लॉट है, एक लॉट। अगर मैं सिर्फ एक लॉट भी ले लूँ तो कम से कम 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आने के भी चांसेस हैं इस पे, वोडाफोन आइडिया पे। तो ज़रूर आप इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। ये एक अच्छा शेयर है, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल सकता है, बट ध्यान रखा जाए इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग न्यूज़ आएंगी। जैसे जी में पेंडिंग है, ऐसे वोडाफोन में भी एक पेंडिंग न्यूज़ है। वो कब आएगी, किस रूप में आएगी, कितनी बड़ी इंटेंसिटी के साथ आएगी, मेरे को भी नहीं मालूम। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और ज़रा चेक करवा लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर क्या धीरे धीरे कैपिंग हो रही है क्या? अभी ज़्यादा नहीं चलेगा, एक बार ज़रा चेक करवाते हैं। ध्वनि ज़रा चेक करना, डॉक्टर रेड्डीज़। गुडम्पी, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज का चार्टिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में फंसा हुआ है, जिसमें ऊपर की तरफ 5800 की रेंज हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और नीचे की तरफ भी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ खिसकता जा रहा है, बट ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ फिलहाल नहीं दिख रही है।
मेरी तरफ से इसमें बाय की कोई भी सलाह नहीं रहेगी, और सेल के लिए भी इसके लिए नीचे जो ब्रेकआउट लेवल बनता है, तो नीचे की तरफ में अगर हम 5450 का लेवल ब्रेक करते हैं तो फर्दर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर अराइज होगी। अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करा जाए। अवॉइड करना चाहते हैं आप। हम देखा था केमिकल और फर्टिलाइजर, केमिकल स्पेस में अच्छी मूव थी और फर्टिलाइजर के भी कुछ काउंटर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया कल से, और एग्रोकेमिकल भी आज आप देखें एक्शन में थे। इसमें अब कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स भी अच्छे दिख रहे हैं, जहां पर आप एक मूव भी दिख रहा है, लॉन्ग बिल्टअप भी दिख रहा है। क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है कोरोमंडल, या फिर कोई और एग्री स्पेस से आपको समझ आता हो? अक्षय जी, कोरोमंडल की बात करें तो बीटीएसटी का कैंडिडेट में मुझे कंफर्ट नहीं बैठ रहा है। सपोर्ट पे जरूर है, 1180 का सपोर्ट है। आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से ये ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। सपोर्ट रिस्पेक्ट करके आज अच्छा उछला है डे ट्रेडिंग में। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है, तो 1260 जो रिसेंट स्विंग आए हैं वहां तक आपको टारगेट बनेंगे, पर बीटीएसटी ने आपको शायद 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस का टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इसे बाय करके चले। चंबल फर्टिलाइजर्स भी अगर आप फर्टिलाइजर पैक में देखें, यहाँ पे मुझे और स्ट्रॉन्गर प्रॉमिस दिख रहा है तेजी का। तो कंपेयर करूं तो चंबल प्रेफर्ड पिक रहेगा ओवर द अदर स्टॉक। यहाँ पे आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिला है। कल का ऑलमोस्ट 60% लॉसेस इसने इरेज करा है, और ये 375 तक जल्दी आपको टारगेट बना के देगा। तो चंबल फर्टिलाइजर्स भी आप बाय करने की सोचे। 344 करंट रेट, 330 का स्टॉप लॉस और 375 का टारगेट। फर्टिलाइजर में आपको ज्यादा कंफर्ट आता है, ठीक है, ऑलराइट। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। कोल इंडिया, इनफैक्ट परसों के ट्रेड में ये 360-365 तक की छलांग लगाई थी, और इनफैक्ट आप कोल की प्रोडक्शन लगातार देखिए, उस पर सरकार का काफ़ी जोर है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, और इनफैक्ट इस पर कोल मिनिस्टर का एक बयान भी आया था। और आप इसी वजह से देख रहे हैं कि कोल इंडिया के स्टॉक में लगातार एक अच्छा सर्ज भी है। ये जो कल एक डिप मिला है ध्वनि, इसे यूज़ करना चाहिए फिर से, क्योंकि देखिए फिर से तेज़ हो चुका है कोल इंडिया, और 375-380 के टारगेट्स हम परसों भी बात कर रहे थे। आप क्या व्यू देंगी कोल पे? जिन्होंने ही ये पैराबोलिक मूव जिसके अंदर हमें मिला था वो मिस करा है, वो वापस से इसके अंदर ये करेक्शन पे एंटर कर सकते हैं। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 349 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ऊपर 370 के टारगेट के लिए इसको इजीली प्ले आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस मूव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये ध्वनि की रिकमेंडेशन है। लेकिन एक खबर जो प्रकाश हम तक लेकर आए हैं, सरकार पीएम किसान योजना में फंड बढ़ा सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक वित्त मंत्री बजट में किसान सम्मान निधि स्कीम में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स एक बार प्रकाश से समझते हैं। देखिए, सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो ओवरऑल फंड्स है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल फंड है उसको बढ़ाकर करीब 85,000 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है, जैसा कि हमें सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बजट में सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो ओवरऑल फंड है उसके लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन अब इस फंड में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है और अंतरिम बजट में इसको पेश किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, जो कि इस वक्त 3 है, जिसके तहत 2,000 रुपये किसानों के खाते में हर 3 महीने पर ये रकम जमा की जाती है, उसको बढ़ाकर 4 किया जा सकता है। और जो ओवरऑल रकम है सालाना आधार पर देखें, जो कि इस वक्त 6,000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 8 से 10,000 रुपये तक किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा होने जा रहा है। इससे संबंधित जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत कर दी गई है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव तैयार किया है और वित्त मंत्रालय के अंदर इस मसले पर चर्चा की जा रही है और बजट के करीब इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है किसानों के खाते में सीधे तौर पर दी जाए, ताकि जो उनकी इनकम है उसको बढ़ाने में मदद मिल पाए। एक तरफ जहां इससे किसानों को फायदा होगा, दूसरी तरफ आने वाले चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने हैं, सरकार को भी इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, शुक्रिया प्रकाश इस खबर के लिए। आप नजर बना के रखें इस पूरी खबर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वापस हाजिर होंगे। कौन से इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है? कल हफ्ते का आखिरी दिन भी है और इनफैक्ट यूएस से तो बड़े इंडिकेटर्स आने हैं, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर माइक्रो फ्रंट पे भी क्या क्या इवेंट्स होंगे उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ स्ट्रेंथ वाले शेयर, एडवांस डिक्लाइन और इंडिया विक्स, ये सारी चीज़ें दिखाते जाइए। जरा पहले इंडिया विक्स दिखाइए, फिर एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, फिर मैं स्ट्रेंथ वाले शेयर मैं पता करूंगा आपसे। आशीष सर भी होंगे हमारे साथ। आशीष सर, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी देर से मैं आप तक आ नहीं पाया, लेकिन अभी 2 सवाल मैं आपसे बैक टू बैक लूँगा ताकि आपका इंटेलिजेंस हमारे काम आ पाए। ये इंडिया विक्स आप देखो, बाकायदा डेज लो पे काम कर रहा है। दूसरा, आप जरा एडवांस डिक्लाइन और दिखाइए। वो ये सारे दिखाने के पीछे पर्पस ये कि आप कहीं कल की गिरावट और आज की तेज़ी में ना इन बारीक बारीक चीज़ों को नोट करना ना भूल जाएं। कई बार आप जाते होंगे ना डॉक्टर के पास, तो आपका चाहे कितनी अच्छी तबीयत हो या कितनी ख़राब हो, वो थर्मामीटर और बीपी तो ज़रूर चेक करेगा। ये ऐसे वाइटल्स है मार्केट के, इनको ज़रूर चेक करना चाहिए। 156 शेयर्स में एडवांसेस के अंदर हैं और आप देख रहे होंगे 1:4-5 की रेशियो में। तो स्थिति कल के मुकाबले आज एकदम से पलटी है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस का लेवल भी काफ़ी हाई है। आशीष सर, एक चीज़ बताइए, ये कंजम्पशन के स्टॉक्स को ना पहले डर लगता था इन्फ्लेशन से, लेकिन इन्फ्लेशन तो अभी सर काफ़ी अच्छे से नीचे आई है और ये ना केवल भारत में बल्कि यूएस में भी नीचे आई है। तो हमको ऐसा लगता है कि अगला क्वार्टर क्या इन्फ्लेशन हटी है, कम हुई है, तो कंजम्पशन के शेयर थोड़ा आगे आएंगे सर। ये डिफेंसिव का नेचर भी है, चर्निंग के हिसाब से चलने भी चाहिए और थोड़ा सेफ भी है। मेरे मुताबिक आप अगर देखें तो आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने काफी देर से कुछ किया नहीं। मतलब आप आईटीसी ऑफ कोर्स लास्ट ईयर से इस साल मिडल तक डबल हुआ था, उसके बाद पिछले 5-6 महीने से काइंड ऑफ बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सेम। मेरे मुताबिक तो एक तरह से जो भी साइडवेज करेक्शन आप कह सकते हो, वो वाला पैटर्न उन्होंने खत्म कर दिया है और खत्म करने वाले हैं। और जहां तक कंजम्पशन का सवाल है, मेरे मुताबिक अभी तो हमारा डेमोग्राफिक ही ऐसा है, इतना अच्छा है कि कंजम्पशन में तो राइज करना ही है, चाहे वो वाइट गुड्स हो या एफएमसीजी हो, तो राइज तो करना ही है। और जो ये वेल मैनेज्ड कंपनीज हैं, इनमें साफ साफ इसका असर पड़ेगा और इनकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। और मेरे मुताबिक ये सारे जो हैं, चाहे आईटीसी हो, यूनिलीवर हो या टाटा कंजम्पशन, जो कि मेरा एक फेवरेट रहा है काफी देर से, और मेरे मुताबिक अभी भी उसमें बहुत दम है अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो। तो टाटा कंज्यूमर से रिलेटेड जो बाकी के शेयर्स भी हैं, मेरे मुताबिक तो इसमें अच्छी बाइंग बनती है, बिकॉज यू राइटली सेड कि इसमें बहुत ज्यादा नीचे नुकसान भी नहीं हो सकता। वेल मैनेज कंपनीज है ज्यादातर, और इनमें जो कंजम्पशन है वो एक लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ में है। ठीक है डन सर। तो मतलब आप भी एग्री करते हैं कि इनमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, सिलेक्शन बड़ा अच्छा रखना पड़ेगा इन कंपनीज में। एकदम से बहुत बड़ी बड़ी वाली कंपनीज भी हैं और कुछ का मार्केट कैप काफ़ी कम भी है। बस थोड़ा चुनाव कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, अगर ना हो तो 18 ऑफ स्वदेश तो देखते रहिए, यहाँ पे हम अच्छे शेयर्स तो आपके सामने रखते ही हैं। खैर, मैं अपने एक सहयोगी वमाक्षी को भी फटाफट से अपने साथ जोड़ लेता हूँ, उनसे ट्रिगर्स जान लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वमाक्षी बताएं, जरा ट्रिगर्स बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र रहेगी यूके से आने वाली जीडीपी डेटा पर, और जो फेड इन्फ्लेशन मेट्रिक जो ट्रैक करते हैं, यूएस का जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो है, इसका डेटा भी कल आएगा, तो डेफिनेटली इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। आवास फाइनेंसियर्स फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है एनसीडीज़ के इशुएंस को लेकर। जेके टायर अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। वो डिटर्मिन करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स का जो क्यूआईपी प्राइस, इस पर कल कंपनी की चर्चा होने वाली है। यूपीएल की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर, और इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। मिसेस बेक्टर्स फूड की करीब 20% इक्विटी लॉक इन पीरियड के बाहर आ रही है, और इसी के चलते ये स्टॉक को आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे एसआईएस लिमिटेड पर, क्योंकि कंपनी का जो बायबैक इशू है ये बंद होने जा रहा है। तो ये बात थी सेकेंडरी मार्केट्स थी, मगर प्राइमरी मार्केट्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है ऑफ लेट। और एक आईपीओ जो है आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ कल बंद होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। इनफैक्ट कल आखिरी दिन होगा अगर आपको ये आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना है तो इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे एक दूसरे इवेंट पर। फाइनेंस मिनिस्ट्री पीएसपीज के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने वाले हैं, और लार्जली इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है, डन। वमाक्षी, बहुत शुक्रिया सारे के सारे इवेंट्स बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि आशीष सर से हमको 2 क्वेश्चन लेने, एक हमने कंजम्पशन का ले लिया, दूसरा जरा रियल एस्टेट का लेते हैं। सर रियल एस्टेट में भी सिलेक्शन करने की ज़रूरत है या फिर ये पूरे सेक्टर्स में से टॉप नॉच कंपनीज के साथ ही प्लस करके पोजीशंस को होल्ड करके रखें? देखो मेरे मुताबिक रियल एस्टेट में मेरा काफी देर से फेवरेट है, मैं दोबारा से उसी को रिपीट करूंगा, दैट इज डीएलएफ। इसका शायद ये भी थोड़ा कारण हो सकता है कि जहां मैं रहता हूं मैं डीएलएफ की जो प्रोग्रेस है उसको देख भी लेता हूं बड़े आराम से, क्योंकि मेरे मुताबिक डीएलएफ की अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। इसका तो जितना स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एनसीआर की मार्केट है वो एक तरह से इनके पास बाय डिफॉल्ट कह लो या व्हाटएवर कह लो, इनके पास पूरी ही एक तरह से होल्ड जो है वो पूरा आ गया है, क्योंकि जो भी कंपटीशन था एनसीआर में वो लास्ट 10-12 सालों में उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या तो कंपनी पूरी वाइप आउट हो गई है या कंपनी का इतना प्रॉब्लम हो गया है कि अब वो डीलर्स के अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकती। तो एक पूरा तो एक बहुत बड़ी मार्केट इनके पास पूरी कह सकते हो कि होल्ड में है इनके, और उसमें जितने इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो हम विजिबली देख रहे हैं दिल्ली में बैठ के कि इतनी जल्दी सेल होती है इनके प्रोजेक्ट्स की कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी जो ग्रोथ है वो तो अभी बहुत साल और चलनी है। और जो इनका रेंटल बेस है वो बहुत ही शानदार है, मतलब वो अनबिलीवेबल है। अगर आप इसके डीप जाके इसके रेंटल बेस देखो, जो जिन कंपनीज का रेंटल इनके आते हैं और जितना उनमें रेंटल में आगे चल के ग्रोथ आना है उसको अगर डिस्काउंट किया जाए तो मेरे मुताबिक तो डीएलएफ ऑप्टिकली लग रहा है बहुत चला है, पर मेरे मुताबिक अभी भी इसमें बहुत स्कोप है। और मेरे मुताबिक तो डीएलएफ ही अगर आपको इतना अच्छा आगे पोटेंशियल दिखा रहा है तो फिर आगे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा डीएलएफ में ही इन्वेस्ट करिए और उसको किसी भी डिक्लाइन में और ऐड करें, और इसको मेरे मुताबिक इसी में आपका सबसे अच्छा सेफ और स्टडी रिटर्न आता रहेगा। ठीक है, बात आपकी भी ठीक है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो एक कोई साध लो ना। अगर डीएलएफ ही आपको अच्छा पैसा देने की कैपेसिटी रखता है और अभी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में है तो डिप में, फेयर वैल्यूड में, ओवर वैल्यूड में एसआईपी शुरू कर दो डीएलएफ की, तो हर रेट पे आपके पास डीएलएफ आ सकता है। तो डीएलएफ के अंदर ही रखो, ये पोजीशन भी समझ में आती है। देखिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है मार्केट के अंदर, उसमें से एक ये भी है बाय होल्ड बाइंग ऑन डिप्स। जैसे भी आप तीनों ठप्पे लगा सकते हो ना, तीनों लगा दो, बाय भी करना है, होल्ड भी करना है, और अगर डिप मिले तो उसको बाइंग ऑन डिप्स भी करना है, तो डीएलएफ भी हो ही रहा है। मैं जरा स्पीड से कुछ बीटीएसटी एसटीबीटी अपने दोनों टेक्निकल मेहमानों से ले लेता हूँ, फिर मैंने 2-4 शेयर नोट कर रखे, मैं जरा उसके बारे में भी उनसे पता करूँगा। अक्षय पी भागवत आपसे शुरू कर रहा हूँ, जरा बताइए कोई बीटीएसटी एसटीबीटी है तो? जी, बीटीएसटी रहेगा, बाजार बहुत स्ट्रांग है। अब बैंकिंग में देखिए बहुत ही अच्छा डे ट्रेडिंग का रिकवरी करा है बैंकिंग, तो यहाँ पे बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से कोटक बैंक मेरा बीटीएसटी कैंडिडेट बनेगा। 1853 का करंट प्राइस चल रहा है इसका। एक छोटा सा स्विंग हाई है जो मेरे हिसाब से कल ही पार करना चाहिए। ओवरऑल 1885 से 1900 ये आपके टारगेट बनेंगे। 1820 का सपोर्ट बेस है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बना के आप करंट रेट पे बाय कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1890। ठीक है, 1890 यानी कि करीब करीब 1900 रुपये तक का टारगेट है। 18-20 का स्टॉप लॉस लगाना। अगर आप लिख सको ना, बीटीएसटी लिख के भी दो सामने, ताकि उनको अच्छे से पता लग पाए। आप ना 1890 का टारगेट लिखो, 18-20 का स्टॉप लॉस लिखो, कोटक बैंक, ऊपर नाम लिखो, अक्षय पी भागवत ने हमको ट्रेड दिया, याद भी रहता है और वो काम पक्का भी हो जाता है। ऐसे सिर्फ पता नहीं चलता, फिर आई गई बात हो जाती है। ध्वनि आपके पास है कोई बीटीएसटी एसटीबीटी? जी बिल्कुल डिम्पी, मेरी तरफ से 2 बीटीएससी ट्रेड्स रहेंगे यहाँ पे। पिछले कुछ मिनट्स में यहाँ पे साइंट ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। इसमें वापस से हमें एक तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसको बाय करिए। कल के सेशन में आपको 2.5 से 3% का अपमूव यहाँ पे 2400 तक का टारगेट आता हुआ दिखेगा। नीचे जो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने के लिए चलना है, तो आप 2270 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दूसरा ट्रेड जो यहाँ पे मेरी तरफ से है वो IRFC में है। IRFC में भी लास्ट हाफ एन आवर में यहाँ पे जो अपमूव बना है ये फर्दर कंटिन्यू होगा। 104 के टारगेट के लिए इसको यहाँ से बाय करेंगे। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 97.50 पे रखेंगे। ओके ठीक है, IRFC भी आपकी लिस्ट में है। और एक साइंट है, साइंट के अंदर जो आपने हमको स्टॉप लॉस टारगेट दिया है ना, वो ऑलमोस्ट 1:1 की रेशो का है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। लेकिन IRFC ज़्यादा ठीक है, जाएंगे सिर्फ 1-1.5-2 रुपये और आने के लिए 4 रुपये, यानी कि 1:2 से ऊपर की रेशो है।
तो आपको दोनों शेयर्स में ना अपना रिस्क रिवॉर्ड भी चेक करना है। टेक्निकल पिवट्स पॉइंट्स पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दिए जाते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना ही अपनी मर्जी से कुछ भी स्टॉप लॉस रखो। और मैं कई बार बोल चुका हूँ इसी कार्यक्रम शो में भी, चैनल पे भी, स्टॉप लॉसेस हमारे, प्रॉफिट आपका, टारगेट आप कंफर्ट का काटिए। स्टॉप लॉसेस पिवट पॉइंट्स होते हैं, इसको ऐसे मत काटिएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इसके साथ। आगे बढ़ें, और इस बीच मेरे पास 2-3 शेयर है, जरा मैं भी पता कर लेता हूँ। हेरिटेज फूड्स, एक बार जरा आप चेक करेंगे अक्षय, हेरिटेज फूड, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है? काफ़ी दिनों बाद ये शेयर मेरे को आज दिखा हो। जी, हेरिटेज फूड्स में थोड़ा ब्रॉडर चार्ट, वीकली चार्ट देख रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 290 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। तो 265 का करंट रेट है, एक बार बार अटेम्प्ट बनते हुए दिख रहा है 290 पार करने की। तो अभी का जो मोमेंटम है वो आपको 290 तक टारगेट फिलहाल बना के देगा। टेस्ट है कि 290 पार करता है कि नहीं, क्योंकि 290 पार गए तो बहुत ही बड़ा रिवर्सल माना जाएगा स्टॉक को, जहां पे इसके ऑल टाइम हाई के टारगेट खुल जाते हैं। फिलहाल मेरा कंफर्ट बनेगा, आप ट्रेडिंग की नजरिए से देखें, 290 तक टारगेट तो इसमें ऑन है, तो आप 290 का टारगेट आपको बनाना है, तो आप स्टॉप लॉस बनाइए 250 का, करंट मार्केट प्राइस है 265, और टारगेट बनाइए 290। ब्रेकआउट हो जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है, वहां पे आप टारगेट एक्सटेंड करें, पर फिलहाल 290 इज द टारगेट विथ व्हाट यू वर्क। ठीक है, 290 तक के टारगेट के लिए हेरिटेज को भी देखा जा सकता है। ये शेयर ना कभी कभार चलते हैं और लेकिन अच्छा मूवमेंट देते हैं। आप ऊपर ना वॉल्यूम भी देख पा रहे होंगे, 17 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, और ये आज में अब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है। टिपिकली ब्रेकआउट शेयर भी है, इसको ध्यान रखिएगा। एक शेफलर इंडिया नाम की ऑटो एंसिलरीज कंपनी है। धोनी जरा आप चेक करना, शेफलर इंडिया, क्या इसको BTST या पोजिशनली रखा जा सकता है? BTST नहीं, ज्यादातर एक पोजिशनल ट्रेड माना जाएगा, क्योंकि 330 का यहाँ पे 3030 का जो लेवल है वहां पे एक अहम सपोर्ट लेवल स्टॉक ने बनाया है, जहां से हमें आज के दिन में एक ब्रेकआउट कैंडल और एक ब्रॉड रेंज कैंडल देखने को मिल रही है। इसको डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए। ऊपर की तरफ के टारगेट जो है यहाँ पे वो 3335 तक एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है आशीष सर, एक बहुत ही छोटा सा जवाब आपसे जी के लिए राइडिंग चाहता हूँ। आपके पास ऑलरेडी इसकी होल्डिंग है, ये आपके पास होल्डिंग है, डिस्क्लोजर मैं दे देता हूँ कि आशीष सर के पास होल्डिंग है। सर आप जो कल फैसला हुआ है कि 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, इससे डरे घबराए तो नहीं ना सर, बने रहे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मुताबिक तो ये रेजोल्यूशन फेवरेबल होना चाहिए अल्टीमेटली टू विद जी सोनी का मर्जर। एंड मेरे मुताबिक तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा ऑफ कोर्स स्लाइट रिस्क है कि कुछ डिले हो सकता है, तो अल्टीमेटली अगर मर्जर होना है तो आप देखो द लार्जेस्ट मीडिया कंपनी और MNC बनने वाली है, तो इसकी डिस्काउंटिंग तो इस यहाँ पे नहीं रहने वाली ना, यहाँ से बहुत अच्छा रेट आएगा जब भी रेजोल्यूशन होगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी अभी भी मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, तो आशीष सर खुद भी एक कंज्यूमर के तौर पर हैं, उनके क्लाइंट हैं, उनके पास पोजीशंस भी है। डिस्क्लोजर मैंने सर की तरफ से दे दिया, और दूसरा जी एंटरटेनमेंट कह रहे हैं वो सही रेट पे है। और दूसरा एक पॉइंट मैं बोलूँगा, आप इसके साथ भले न्यूज़ के साथ चलेगा, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर नहीं मार सकते आप लें या ना लें, इग्नोर नहीं करेंगे, सिस्टम में लगा के रखिए आप इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा 2 ही मिनट रह गए मार्केट की क्लोजिंग के। ज़्यादा शेयर पता नहीं करने चाहिए लास्ट में क्लोजिंग में, सिर्फ जो हो गया ना उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे चूक गए, कहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत थी, ये सब आप लास्ट के 2-3 मिनट में ज़रूर कीजिए। आपकी ना ट्रेडिंग एबिलिटी सुधरेगी, मेरी बहुत सुधरी है। आपको सच्ची में बताओ, मैं ना लास्ट के पहले 10 मिनट में सौदे ढूंढता था, तो लास्ट के जो आदमी 6 घंटे में सौदे नहीं ढूंढ पाया, लास्ट के 10 मिनट में ऐसा कौन सा अनोखा काम कर देगा वो। तो मैंने लास्ट के 5-7 मिनट सिर्फ शेयर्स ढूंढने में नहीं, उसको एनालिसिस करने में निकाले। मेरी ट्रेडिंग एबिलिटी सुधर गई, मेरे को अच्छे शेयर पहले ही मिल जाते हैं, बाद में नहीं ढूंढने पड़ते। अब आते हैं जरा हम क्लोजिंग की तरफ में। तो आज आप देख पा रहे हैं अच्छी क्लोजिंग है, थोड़ा थोड़ा बदले वाली फीलिंग सी आ रही है, रिवेंज जिसको कहते हैं ना, बदला बदला। तो कुछ वैसे ही मार्केट आज बदला सा दिख रहा है आपको। 118 पॉइंट, कल गए थे 302 पॉइंट, आज आ गए हैं 120 पॉइंट वापस। और कल कोई बड़ी बात नहीं है कि गैप मिल जाए तो आपके पास 300 पॉइंट जो गए हैं वो 48 घंटे में ही वापस आ जाए। ध्यान इस चीज़ का भी रखना होगा, 3 दिन की आगे एक्सटेंडेड छुट्टी आ रही है, शनि इतवार और सोमवार की, तो पोजीशंस ज़्यादा ना भरिएगा। 1800 शेयर एडवांसेस के अंदर ये सूचक हैं। आज आपको एडवांस डिक्लाइन अगर किसी ने सुबह देखा है ना, तो 250 शेयरों का था सिर्फ एडवांसेस।
तो आज आप सोचिए कि ना केवल बड़े शेयर सुधरे बल्कि मार्केट का डीप रूटेड भी ऊपर आया, यानी कि ज़्यादातर शेयरों ने इस पुल बैक में पार्टिसिपेट किया। ये अच्छा साइन होता है और मेरे को लग रहा है कि एफआईएस की होल्डिंग या तो जस की तस आएगी या थोड़ी बढ़ के आएगी। दूसरी एक और बात है, लीडरशिप आज फिर से विजिबल थी। आज आपको रिलायंस, एचडीएफसी ने काफ़ी संभाला। जहाँ जहाँ न्यूज़ थी, जहाँ जहाँ वैल्यू हंटिंग होनी थी, वो खूब हुई आज मार्केट के अंदर। तो ट्रेडर्स का जो कल मन थोड़ा सा बुझ सा गया था बुल्स का, वो वापस से आया है। और बियर्स ने जो कल में इंट्राडे में शॉर्ट किए थे ना, वो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा को देख के लग रहा है कि उनकी शॉर्ट कवरिंग 24 घंटे में ही हो गई है। तो आप सेलेक्टिव होइए, अच्छे शेयर्स पकड़िए, मार्केट की इस वॉलिटिलिटी को एंजॉय कीजिए, किसी भी डिप पे अहम सपोर्ट पे प्लस कीजिए, अहम रेजिस्टेंस पे बेच दीजिए। रेजिस्टेंस भी आएंगे, ना भूलिएगा कि एक तरफ का बाजार है ये दोनों तरफ का बाजार होगा, वो रेजिस्टेंस भी आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, ध्वनि आपका, और बहुत शुक्रिया अक्षय विभागवत आपका, आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला और अच्छे से आपसे बातचीत हुई, मज़ा आया और आगे जल्दी वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।